Hello everyone, welcome to अपना सपना JRF and welcome to daily one question practice series for part C for upcoming CSIR NET Life Science दिसंबर 2023। तो आज की इस वीडियो से हम शुरुआत कर रहे हैं अपनी एक नई सीरीज की, जिसमें कि डेली हम पार्ट सी के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं आज की इस वीडियो में हम कौन से क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो देखिएगा, आज की इस वीडियो में जो क्वेश्चन हमारा है वो जून 2023 शिफ्ट 2 का क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आया हुआ है यूनिट नंबर 7 यानी एनिमल फिजियोलॉजी से। तो क्वेश्चन आपको दिया है, द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर मेड रिगार्डिंग द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पर्टिकुलरली विद रेफरेंस टू द स्पर्मेटोजेनेसिस एंड स्पर्म प्रोडक्शन। अच्छा, तो ये क्वेश्चन आया है रिप्रोडक्शन से और रिप्रोडक्शन में भी जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वहां से आया है। आपको कुछ स्टेटमेंट दी गई है, पूछा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन रिप्रेजेंट द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल करेक्ट स्टेटमेंट। इन पांचों स्टेटमेंट में से कौन कौन सी सही हैं ये आपको बतानी है। तो इस क्वेश्चन को समझाने के लिए कुछ चीज़ें आपको पहले बतानी होंगी। टाइम थोड़ा ज़्यादा लग सकता है, लेकिन मैं इस तरीके से बताऊंगी कि इस रिगार्ड में कोई भी क्वेश्चन अगर आगे आता है तो आप उसको आराम से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो देखो होता क्या है, बिल्कुल स्टार्टिंग से लेकर चलते हैं। जब एक बच्चा 5 से 6 वीक का होता है, मतलब अपनी माँ के पेट में होता है, 5 से 6 वीक का होता है, उस दौरान उसके पास 2 डक्ट बनती हैं। तो वो डक्ट कौन कौन सी है? एक होती है वोल्फियन डक्ट, एक होती है मुलेरियन डक्ट। तो अगर वो बच्चा मेल है तो उसके पास X और Y क्रोमोसोम होंगे, ये तो आपको पता ही है। तो उसके पास क्या होंगे? X और Y क्रोमोसोम होंगे। अगर वो बच्चा लड़की है तो उसके पास दोनों XX क्रोमोसोम होंगे, यानी जो सेक्स क्रोमोसोम है वो कैसे होंगे? XX होंगे। और अगर मेल है तो उसके पास XY होंगे। साथ साथ उनके पास 2 डक्ट होती हैं, एक मैंने बताया है आपको वोल्फियन डक्ट, एक है वोल्फियन डक्ट और एक होती है मुलेरियन डक्ट। वोल्फियन डक्ट एंड मुलेरियन डक्ट, इन दोनों डक्ट के बारे में आपको कुछ बातें पता होनी चाहिए। जैसे कि जो वोल्फियन डक्ट होती है उसको एक्टिव रखने के लिए, ताकि ये लगातार काम करती रहे, इसके लिए ज़रूरत है टेस्टोस्टेरोन की। टेस्टोस्टेरोन की रिक्वायरमेंट होती है, टेस्टोस्टेरोन। एक मिनट रुकिएगा। हाँ, तो इस डक्ट को एक्टिव रखने के लिए टेस्टोस्टेरोन की रिक्वायरमेंट होती है और इस डक्ट को खत्म करने के लिए रिक्वायरमेंट होती है एंटी मुलेरियन हार्मोन, या फिर इसी को बोलते हैं एंटी मुलेरियन सब्सटेंस, जिसको शॉर्ट में AMH या फिर AAM एंटी मुलेरियन सब्सटेंस, AMS भी बोलते हैं। एक मिनट रुकिएगा। ओके। और इसी को ही हम मुलेरियन इनहिबिटिंग सब्सटेंस भी बोलते हैं। तो अभी तक हमने कितनी बातें पढ़ी हैं? जो 5 से 6 वीक का होता है तो उसके पास 2 डक्ट होती हैं, वोल्फियन डक्ट एंड मुलेरियन डक्ट। वोल्फियन डक्ट एक्टिव रहे, अपना काम करते रहे, इसके लिए रिक्वायरमेंट है टेस्टोस्टेरोन की। और जो वोल्फियन डक्ट है उसको खत्म करने के लिए रिक्वायरमेंट होती है AMH या फिर AMS या फिर मुलेरियन इनहिबिटिंग सब्सटेंस, जिसको हम MIS भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये 2 बातें पता हैं आपको और ये पता है। तो चलिए अब आगे देखते हैं क्या होगा। तो यहाँ पर जैसे ही 5 से 6 वीक का होता है तो उसके पास दोनों डक्ट हैं, फिलहाल दोनों डक्ट हैं उसके पास। तो अगर वो मेल है तो उसके पास X और Y क्रोमोसोम होगा। अगर Y क्रोमोसोम है तो Y क्रोमोसोम ही रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ टेस्टोस्टेरोन। तो मतलब अगर ये मेल है तो उसके पास टेस्टोस्टेरोन भी होगा, ठीक है। और अगर ये फीमेल है, अगर ये गर्ल है तो उसके पास XX होगा और उसके पास नो टेस्टोस्टेरोन होगा, इसके पास टेस्टोस्टेरोन नहीं होगा। तो देखो, इसके पास अगर टेस्टोस्टेरोन है और यहाँ इसके पास मुलेरियन इनहिबिटिंग सब्सटेंस भी होते हैं। अब ये कहाँ से आते हैं आपको आगे भी बताऊंगी, बस इतना याद रखिए फिलहाल कि अगर वो मेल है तो उसके पास टेस्टोस्टेरोन भी है, उसके पास MIS मुलेरियन इनहिबिटिंग सब्सटेंस भी है। और अगर ये फीमेल है तो उसके पास टेस्टोस्टेरोन नहीं है और ना ही उसके पास MIS है, उसके पास MIS भी नहीं है, उसके पास टेस्टोस्टेरोन भी नहीं है। मेल के केस में इसके पास दोनों चीज़ें हैं। अब होता क्या है, यहाँ पर अगर उसके पास टेस्टोस्टेरोन है तो मतलब इसके पास कौन सी डक्ट होगी? वोल्फियन डक्ट होगी, क्योंकि वोल्फियन डक्ट में हमने क्या पढ़ा है
कि वोल्फियन डक्ट को एक्टिव रखने के लिए रिक्वायरमेंट होती है टेस्टोस्टेरोन की। तो इसके पास जो है ना वोल्फियन डक्ट होगी, लेकिन इसके पास वोल्फियन डक्ट नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि इसके पास टेस्टोस्टेरोन नहीं है। इसके पास मुलेरियन डक्ट नहीं होगी, इसके पास मुलेरियन डक्ट नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि इसके पास MIS है और ये MIS इनहिबिट कर देता है मुलेरियन डक्ट को, तो इसके पास ये नहीं होगी। और फीमेल के पास मुलेरियन डक्ट होगी। क्यों होगी? क्योंकि इसके पास MIS नहीं है। अगर MIS होता है तो वो मुलेरियन डक्ट को ख़त्म कर देता है, लेकिन वो उसके पास नहीं है तो उसके पास मुलेरियन डक्ट होगी। ठीक है, तो फाइनली क्या पता लगा है हमें कि अगर वो मेल है तो उसके पास वोल्फियन डक्ट होगी, अगर वो फीमेल है तो उसके पास मुलेरियन डक्ट होगी। क्यों होगी? ये सब मैंने आपको समझा दिया है। अब देखो आगे देखते हैं। यहाँ पर मानो कि ये एक टेस्टिस है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर जो मेन प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है वो टेस्टिस होती हैं। टेस्टिस के अंदर कुछ कंपार्टमेंट होते हैं। एक टेस्टिस के अंदर लगभग 250 ये कंपार्टमेंट होते हैं जिनको बोलते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। इस तरीके से पूरी टेस्टिस में ऐसे कंपार्टमेंट बने होते हैं और इन कंपार्टमेंट्स को हमने क्या बोला है? इन्हें बोलते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स बोलते हैं। और इस एक टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर 1 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं इसके अंदर। तो मानो ये एक टेस्टिकुलर लोब्यूल है, इसके अंदर हम बना लेते हैं 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है। ठीक है, तो यहाँ इसको समझने के लिए मैं निकाल लेती हूँ, ये टेस्टिस है, ये इसके अंदर टेस्टिकुलर लोब्यूल है। एक लोब्यूल को मैं बाहर निकाल लेती हूँ, तो ये एक टेस्टिकुलर लोब्यूल है, ये एक टेस्टिकुलर लोब्यूल। और इसके अंदर 3 मतलब 1 से लेकर 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल हो सकती हैं। तो मानो हम मान लेते हैं कि 2 हैं, 2 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल हैं, एक ये है एक ये है। इन ट्यूब्यूल्स के अंदर 2 टाइप के सेल होते हैं। एक होता है स्पर्मेटोगोनिया और एक होता है सर्टोली सेल। ठीक है, ये स्पर्मेटोगोनिया आगे जाकर बनाता है स्पर्म, और ये सर्टोली सेल जो हैं, ये सर्टोली सेल बनाते हैं MIS। क्या बनाते हैं? MIS। जो हमने यहाँ पढ़ा है ना, ये MIS जो है कहाँ होता है? ये मेल में होता है। और मेल में क्यों होता है? क्योंकि मेल के पास सर्टोली सेल हैं और सर्टोली सेल बनाते हैं MIS। फीमेल के पास MIS क्यों नहीं है? क्योंकि फीमेल के पास सर्टोली सेल नहीं है, तो MIS भी नहीं है। तो यहाँ पर मेल के केस में जो सर्टोली सेल ये होते हैं, ये बनाते हैं MIS को। और क्या करते हैं? ये जब स्पर्म बन जाते हैं तो उनको मेच्योर करने के लिए न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है सर्टोली सेल। तो इसके 2 काम होते हैं सर्टोली सेल के। एक तो होता है MIS को फॉर्म करना, और सेकेंड होता है जो स्पर्म बनते हैं उनको नरिशमेंट प्रोवाइड करना। लेकिन ये MIS क्या है? ये स्टार्टिंग में बन जाता है, एक बार बनने के बाद ये इनहिबिट कर देता है मुलेरियन डक्ट को। उसके बाद फिर इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, बस फिर इसका काम रह जाता है कि जो स्पर्म बनते रहेंगे आगे उनको नरिशमेंट प्रोवाइड करना। ठीक है, और ये जो स्पेस है टेस्टिकुलर लोब्यूल में, ये तो क्या है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, जहां पर स्पर्मेटोगोनिया होंगे, सर्टोली सेल होंगे। लेकिन ये जो बाकी का बचा हुआ एरिया है उसमें भी कुछ सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिनको बोलते हैं लीडिंग सेल बोलते हैं। और ये लीडिंग सेल बनाते हैं टेस्टोस्टेरोन। होता क्या है कि जब मेच्योरिटी आती है तो यहाँ पर जो GnRH है, हाइपोथैलेमिक जो हार्मोन है, ये GnRH एक्ट करता है टू द एंटीरियर पिट्यूटरी। ये क्या है? एंटीरियर लोब है। तो GnRH जो है एक्ट करता है इस पिट्यूटरी पर, फिर ये फॉर्म करती है 2 टाइप के हार्मोन। एक होता है FSH और एक होता है LH। ये जो FSH है ये एक्ट करता है आकर के स्पर्मेटोगोनिया पर और यहाँ जो सर्टोली सेल है उन पर, ताकि ये अपना काम करें। साथ साथ ये जो LH है ये आकर इफेक्ट करता है लीडिंग सेल पर, फिर लीडिंग सेल बनाते हैं एंड्रोजन, और फिर इस एंड्रोजन से बनता है टेस्टोस्टेरोन।
ठीक है, तो आई होप बातें समझ आ गई हैं। टेस्टिकुलर लोब्यूल में एक से तीन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होती हैं। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर स्पर्मेटोगोनिया और सर्टोली सेल होते हैं। सर्टोली सेल पर एक्ट करता है FSH, जो कि पिट्यूटरी से निकलने वाला एक हार्मोन है, और आकर ये MIS फॉर्म करने के लिए और स्पर्म को मैच्योर करने के लिए इसको एक्टिवेट करता है। साथ साथ जो LH है वो एक्ट करता है लीडिंग सेल पर, फिर लीडिंग सेल बनाते हैं एंड्रोजन, एंड्रोजन बनाता है आकर टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, अब अगर ये बातें समझ आई हैं तो अब देखते हैं अपने क्वेश्चन को। देखो, क्वेश्चन में आपसे पूछा है और बताए भी हैं कुछ चीजें। एक बार बी स्टेटमेंट जो है उसे पढ़ते हैं। देखिए, बी में लिखा है कि जो मैच्योर स्पर्मेटोजोआ हैं आर रिलीज फ्रॉम द लीडिंग सेल। मतलब स्पर्मेटोजोआ क्या होते हैं? स्पर्म। तो स्पर्म कहाँ से रिलीज होते हैं? वो रिलीज होते हैं सर्टोली सेल से, क्योंकि एक बार वो बन जाते हैं, बनने के बाद फिर वो सर्टोली सेल है वहाँ बाइंड हो जाते हैं। वहाँ बाइंड होने के बाद जब वो कंप्लीटली मैच्योर हो जाते हैं तो सर्टोली सेल को रिलीज करके बाहर निकल जाते हैं। तो जो मैच्योर स्पर्मेटोजोआ होते हैं वो रिलीज होते हैं फ्रॉम द सर्टोली सेल, ना कि लीडिंग सेल। तो बी स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा। सी में लिखा है सर्टोली सेल सिक्रीट द मुलेरियन इनहिबिटिंग सब्सटेंस। तो ये बात तो बिल्कुल सही है, सर्टोली सेल ही बनाते हैं MIS, जो आगे जाकर जो मुलेरियन डक्ट है उसको इनहिबिट कर देता है, उसको खत्म कर देता है। डी में लिखा है सर्टोली सेल सिंथेसाइज एंड्रोजन। तो ये गलत हो जाएगा। अभी हम पढ़ के आए हैं सर्टोली सेल नहीं, जबकि जो लीडिंग सेल होते हैं वो बनाते हैं एंड्रोजन, जिससे बनता है टेस्टोस्टेरोन। तो ये स्टेटमेंट भी हमारी गलत हो जाएगी। ई में लिखा है रेड टेस्टिस हैज हाई कंटेंट ऑफ एस्ट्रोजन एंड अल्फा एस्ट्रोजन रिसेप्टर, इनको हम ER अल्फा बोलते हैं। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। जब सारे स्पर्म बन जाते हैं तो उसके बाद फिर वो डक्ट से मूव करना स्टार्ट करते हैं, जिसमें रेड टेस्टिस आता है, वास रेफरेंशिया आ जाता है और वास डिफरेंस आ जाता है। तो जो रेड टेस्टिस होती हैं वहाँ पर एस्ट्रोजन का हाई कंटेंट होता है और वहाँ अल्फा एस्ट्रोजन रिसेप्टर भी प्रेजेंट होते हैं इन एस्ट्रोजन के लिए। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। आगे ए में लिखा है कि द मेम्ब्रेन ऑफ स्पर्मेटोजोआ कंटेन द जर्मिनल एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। ये जो एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग जो एंजाइम होता है ये मेनली एक्सक्रीशन में हेल्प करता है। तो देखा गया है कि स्पर्म जो होते हैं उनकी मेम्ब्रेन में भी ये एंजाइम प्रेजेंट होता है, जिसको हम शॉर्ट में GACE बोलते हैं। G का मतलब है जर्मिनल और ACE का मतलब है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। तो ये इन्फॉर्मेशन आई होप आपके लिए नई हो सकती है, तो आप इसको नोट कर लेंगे। और जो E है ये भी मुझे लगता है नई है, तो इसको भी आप नोट कर सकते हैं। बाकी ये स्टेटमेंट मैंने आपको समझाई दी है। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? A सही है और C सही है और E सही है, बाकी B और D गलत है। तो हमारा ACE ये ऑप्शन जो है D वाला ये सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो बताया है वो सारे सही स्टेटमेंट हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर होगा D ऑप्शन। आई होप आपको ये चीज़ें समझ आ गई हैं। अभी भी अगर किसी पॉइंट में कोई डाउट है आपको तो कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। ये भी एक इन्फॉर्मेशन है इसी के रिगार्ड में, आप इसको भी एक बार रीड कर लेना। सब चीज़ें वही लिखी हैं जो अभी हमने पढ़ी हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।